अभी सुबह सुबह ही मैंने ये वीडियो का कंटेंट निकालने के लिए जब इस चीज को देखा तो मुझे लगा आपके साथ तो ये जरूर शेयर करना चाहिए। और ये रिया रिप्ली की पोस्ट है जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली है, एक्स पे डाली है, एक्स बोलते हैं ट्विटर को, आपको पता है। और इस पर 2.9 मिलियन इंप्रेशंस हैं और 91 के इस समय लाइक्स इस पोस्ट पर है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख लाइक्स। ये ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे तो चलो लाइक्स ये सब हो जाते हैं, लेकिन ट्विटर पे ये चीज नहीं होती। और इतने ज्यादा लाइक्स, मतलब 90,000 लाइक, मतलब रोमन रेंज को भी अगर मैं बोलूँ ना तो कोई बहुत धाकड़ सी अगर पोस्ट भी वो कर दें तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ 30,000 लाइक्स होंगे। और रोमन रेंज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो टॉप गाय हैं, आपको पता है। और इस सीएम पंक वाली जो अभी चीज हुई थी उस पर भी आपको पता है कितने 2.5 लाख के आसपास थे। और रिया रिप्ली की इस पोस्ट पर ऑलमोस्ट 1 लाख लाइक्स हो चुके हैं। और रिया रिप्ली ऐसी सुपरस्टार बन रही है धीरे धीरे जिनको सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से नहीं बल्कि ओवरऑल भी वैसे जान रही है। एक तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अलग है, मतलब वो काफी ज्यादा साइज में भी बड़ी है और सब कुछ आपको पता है जिस तरीके से अपना पर्सोना कैरी करती है। तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को हर वे में बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रही है। और टिकटॉक जो हमारे यहाँ तो है नहीं, वहां पर भी मुझे ऐसे मतलब जो अलग अलग से जब क्लिप्स देखता हूं तो पता चलता है अरे भाई कुछ अलग ही चल रहा है सीन। तो ये देखो भाई 90,000 1 लाख लाइक्स है ना, और क्यों आ रहे हैं वो भी समझदारी है सब। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज संडे है तो मैं उम्मीद करता हूं आपका संडे जो है अच्छा जाएगा हर बार की तरह। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिव मॉर्गन की स्टोरी से, जो कि वैसे तो मुझे कल सुबह ही पता चल गई थी स्मैकडाउन के टाइम पे, लेकिन अब आज इस वीडियो में अच्छे से इसको कवर करते हैं। तो हुआ क्या, लिव मॉर्गन के साथ परसों फ्लोरिडा में जब उनको ट्रैफिक पर स्टॉप किया गया तो उनके पास जो है ऐसे सब्सटेंस पाए गए जो कि नहीं उनके पास होने चाहिए थे। मैरिजुआना की बात हो रही है ये, और ये 20 ग्राम से ज्यादा थे उनके पास, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन को अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद उनका मग शॉट भी आया ये, और मग शॉट मतलब वो होता है ये जैसे जब किसी क्राइम करने वाले को पकड़ते हैं तो उस बंदे की फिर फोटो है ना वो रिकॉर्ड्स के लिए करते हैं। तो ये लिव मॉर्गन की फोटो आई थी, और इस फोटो के आने के बाद लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे कि लिव मॉर्गन के साथ क्या हुआ है, वो बात इस बारे में कर रहे हैं कि यार कोई बंदा अपने मग शॉट पर भी इतना अच्छा कैसे दिख सकता है। तो अब आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। सीन ये हुआ लिव मॉर्गन के साथ कि बाद में ही पता चला कि उनके पास जो वो मैरिजुआना पाई गई 20 ग्राम से ज्यादा की, उसमें उनका कोई हाथ नहीं, वो उनके किसी दोस्त फ्रेंड का है, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन को पकड़ लिया गया। क्योंकि भाई तुम रख रहे हो पास में तो वो भी गलत है। अब सवाल ये आता है कि इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो फिलहाल जितनी चीजें मुझे समझ में आ रही है देख के लग रहा है कि ऐसा कोई खास असर पड़ने नहीं वाला। इवन रेसलमेनिया 40 पर लीड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए बड़े प्लान्स के बारे में सोच रहे, एक हाई प्रोफाइल फ्यूड की बात चल रही है। तो ऐसा बहुत कुछ ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि उनको कुछ है ना नेगेटिव ऐसे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर भी है बैक से बहुत अच्छा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी जो लोग हैं वो लिव मॉर्गन को अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, अब चलो हमारे इंडिया में फिर भी कह सकते हैं अरेस्ट हो गया और भाई साहब अरेस्ट हो गया, लेकिन वहां पे ऐसा ना चलता रहता है। ऐसे ये जिमी जे उसो का DUI वाला, जिमी है या जे है, आई थिंक जिमी है, जे भाई कंफ्यूज हो गया इसमें मैं। लेकिन किसी का तो आपको पता DUI वो कितना ज्यादा जो है नशे में गाड़ी चला रहे होते हैं, उसके बाद फिर उनको पकड़ लेते हैं। फिलहाल तो उन्होंने जो है अपने पैसे वैसे जो बॉन्ड है उसको दे दिया और फिलहाल तो रिलीज है, लेकिन अभी उनकी कोर्ट में जो है हियरिंग होगी और वहां पे जाके फिर कुछ तो होगा, और जो वो कुछ होगा तो वो शेयर कर देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा कुछ उनकी प्रॉब्लम है, और क्योंकि उन्होंने वो प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट भी नहीं करी, ऐसा सुनने में आया है। बाकी तो हम क्या ही करें इसके बारे में और ज्यादा जान के। अगली स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है, तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी भाई चीज। और रेसलमेनिया आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा शो होता है, और यूजुअली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट के लिए, स्पेशली रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रैंडी ओटन, इन सुपरस्टार्स के जो इस कैलिबर के सुपरस्टार होते हैं उनके लिए पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता होता है कि क्या करना है। लेकिन इस पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक चीजें रोमन रेंज के लिए फाइनलाइज नहीं करी है कि रेसलमेनिया 40 में उनका मैच किसके साथ होगा। अब आपको पता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रॉक वाले ऑप्शन को तो साइड ही रख देना चाहिए, मुझे लगता है उसके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। रॉक आके पता नहीं क्यों बोल देते हैं बार बार कि रेसलमेनिया 40 है तो ठीक है वो एक अच्छी जगह, मुझे नहीं पता भाई क्यों बोलते हैं ऐसा रॉक, जब ऐसा होना ही नहीं होता। उसके बाद आपको नाम पता है कोडी रोड्स का है, रॉयल रंबल जीत के जो बंदा आएगा वो रोमन रेंज को चैलेंज कर सकता है। बहुत ही स्लाइट पॉसिबिलिटी है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच की भी है, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो मैच रेसलमेनिया 40 में होगा। तो इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं, और रोमन रेंज के लिए अभी तक कुछ चीज फाइनलाइज नहीं हुई कि भैया ठप्पा लग गया है यही चीज होगी। अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल कंसीडर कर रही है रोमन रेंज के लिए कि क्या करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, अभी भी देखो आगे जिस हिसाब से डायरेक्शन होती है, आई थिंक 1-2 महीने के अंदर हमको आइडिया लग जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि रोमन रेंज का मैच किससे होगा एट रेसलमेनिया 40। शार्लेट फेयर की बात करते हैं तो इंजरी वाली चीज मैंने आपको उनकी बताई थी, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद भी ये बता दिया है कि ऑलमोस्ट 9 महीने तक शार्लेट फेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन
डिवीजन से नहीं, मतलब वहाँ पे डिसअपियर होंगे और उनको जो है अपनी रिकवरी करनी है। और उनको मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, ACL और जो नी के आसपास का एरिया होता है वहाँ पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी सीरियस हुआ है जो भी हुआ शार्लेट फेयर के साथ में। कभी कभी आपको पता है कि लगता नहीं है देख के ऐसा किया, और इतना तो कुछ मेजर नहीं हुआ क्योंकि ऐसा भी नहीं था, मैंने आपको दिखाया था वो कैसे हुआ था उनको। तो शार्लेट फेयर भी टाइम ऑफ लेंगे और उन्होंने ट्वीट करके भी ये बताया, मतलब अपना जो दिल है वो टूट गया, ये वाला सिंपली उन्होंने ट्वीट किया। तो अच्छा तो नहीं है बट चलो कोई बात नहीं, शार्लेट फेयर स्ट्रांग है बहुत, उन्होंने ऐसे झेली हुई चीज़ें, तो उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से वापस भी आ जाएं। WWE ने ऊसोस के लिए एक नई तरीके की बेल्ट निकाली है और ये बेल्ट आप देख सकते हो, ये उनका जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन था टैग टीम चैंपियनशिप के जो लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन बने थे उसके लिए है। मतलब ये WWE का वही वाला टाइटल है जो अभी रहता है, और सिंपली इसमें जो है थोड़ा सा ब्लड लाइन वाला फील या फिर कह सकते हैं समवन वाला फील या फिर ऊसोस वाला फील उसको जस्ट WWE ने डाल दिया। तो इसको WWE इस समय बेच रही है ना, और ये इसका जो प्राइस है वही रहता है, कितना है, हाँ $500 का, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर इसको देखा जाए तो ये लगभग 40-45 हज़ार के आसपास का होता है। ये वाली बेल्ट की भी आ गई है अनबॉक्सिंग वीडियो, नहीं देखी तो जाके देख लेना अभी भी। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया एरिक बिशॉफ की तरफ से, जो कि आपको पता है WWE के लिए पहले काम किया करते थे और सारे बैक से चीज़ों में रहते थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और वो ये कहते हैं कि जो CM पंक का WWE को साइन करना है माइट हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल एक्विजिशन इन ऑल ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। यानी उन्होंने बोला कि ये सबसे बड़ा किसी भी कंपनी के लिए डिसीजन है अब तक का जिससे सबसे ज्यादा उनको पैसों की कमाई हुई हो। और गाइस इस डील के बारे में जो CM पंक और WWE के बीच में हुई है, एक मस्त बात ये भी है कि जो WWE में आने से पहले इवन AEW के दौरान भी आई थिंक वो करते थे केज फाइट फ्यूरी चैंपियनशिप में कमेंट्री करना, वो स्टिल वो वहां पे कर रहे हैं। तो WWE उनको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। यूजुअली WWE ऐसी कंपनी नहीं है, वो क्या करते हैं, अरे भाई अगर तुम हमारी कंपनी के लिए साइन हो तो फिर बस और तुम कुछ नहीं कर सकते। यूजुअली WWE इस पैटर्न पे चलती है, मतलब हमेशा भी नहीं लेकिन मोस्टली उनका यही रूल रहता है। बट यहाँ पे WWE इस समय उनको अलाउ कर रही है। और इसी कमेंट्री पर उन्होंने बात बोली जो डोमिनिक और CM पंक का मैच होने वाला, उन्होंने बोला कि ये बंदे से मैं जो है इसको तोड़ने की जब 8 साल का था तब से सोच रहा था, क्योंकि बहुत पहले का वो एक सेगमेंट है, फोटो लगा दूंगा मैं, ये जो बहुत पुराने टाइम की CM पंक और डोमिनिक मिस्टेरियो की है। तो वो कह रहे थे कि तब ये लीगल नहीं था, ये बंदा लीगल हो चुका है, इससे मैं लड़ सकता हूं और मैं इससे लड़ूंगा और मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये 26 और 30 तारीख को होने वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखते हैं इस मैच में कैसे चलता है। CM पंक का इतने टाइम के बाद पहला मैच होगा। हाँ वो बात अलग है कि ये टेलीविजन पर नहीं आने वाला, जो कि बड़ा वियर्ड है सोचने के लिए। WWE का ब्रांड न्यू प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर पेपर व्यू एक शो बन के आ रहा है। तो स्मैकडाउन का जो सबसे पहला एडिशन होने वाला है 2024 का, इसको WWE ने थोड़ा सा नेम वेम चेंज किया है। नेम वेम क्या चेंज किया, बस इसको थीम दे दिया है और इसको नाम दिया गया स्मैकडाउन का न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन। तो 5 दिसंबर को ये होने वाला है। और WWE ऐसा इन्होंने पहले भी किया था, क्या साइबर संडे किया कुछ तो किया था ना ऐसे, मतलब पुराने पेपर व्यूज की थीम जोड़ के ऐसा नाम कर देते हैं। तो थोड़ा स्पेशल दिखाने के लिए WWE ने इसको जो है ऐसा नाम दे दिया। अभी इसके बारे में एक और अपडेट है तो उसके लिए अभी वीडियो को पूरा देखते रहना। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं। मैं आपसे कह नहीं रहा था कि रैंडी ऑर्टन का जो नया वाला थीम सॉन्ग है वो प्रिपेयर हो रहा है, शायद वो नए थीम सॉन्ग के साथ आएंगे, लेकिन हमने क्या देखा, रैंडी ऑर्टन किसी भी थीम सॉन्ग के साथ नहीं आए। तो WWE ने लास्ट मोमेंट पर रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग को पहले वाले यूज करने का डिसाइड किया। और इसके पीछे रीजन ये था ताकि जो फैंस हैं, क्योंकि वो फेमिलियर हैं, उनके जो करंट वाला थीम सॉन्ग है उससे ही तो एक वही थीम सॉन्ग देते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये पता चली, जो हम सोचे थे रेव थ्योरी वाला जो है थीम सॉन्ग वो आएगा, वो वाला थीम सॉन्ग नहीं है। ये थीम सॉन्ग ऐसा जिसमें थोड़ा सा म्यूजिक, नो म्यूजिक ऑफ द टॉप एंड लिमिटेड लिरिक्स, ऐसा करके कुछ, जो एग्जैक्टली मैं कोट करके इसको बताऊँ, मतलब कि थोड़ा सा लिरिक्स विरिक्स भी कम है और पता नहीं क्या किस टाइप का था। फिर ये वो रेव थ्योरी वाला तो चलो अच्छा था, वो अगर आ जाता तो मैं खुश रहता, लेकिन ये तो कुछ अलग ही चीज़ प्लान कर रहे थे। बट जो भी है चलो अच्छा ही हुआ, वो जो भी था थीम सॉन्ग यही वाला बढ़िया है, फिर तो चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी सुपरस्टार स्पॉटलाइट का डेडिकेटेड एपिसोड ऑन रैंडी ऑर्टन इज आउट ऑन असली अखाड़ा, पूरे 22-25 मिनट की डिस्कशन की। रेसलमेनिया का उनका मैच क्या होगा, आईकी स्टोरलाइन, रॉयल रंबल, सब कुछ लॉन्ग टर्म में, क्या वो सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप जीतेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है तो उसको जाके जरूर सुनना। लिंक अभी आपको सबसे पहला ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और सिर्फ मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि आपको आने वाले टाइम में प्रिपेयर हो जाना चाहिए साशा बैंक्स के रिटर्न के लिए। साशा बैंक्स के बारे में पहले से बात चल रही थी कि वो AEW कंपनी में जाएंगे, लेकिन वो चीज़ अब कहीं से भी नहीं हो रही। जो सारे टॉक्स है वो इस समय एंड हो चुकी हैं। तो बहुत पिछले कुछ हफ्तों से साशा बैंक्स की WWE में आने की जो है बातें चल रही हैं। अभी कुछ मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ अब बातें चलना शुरू हो चुकी हैं। तो शायद हो सकता है कि वो साशा बैंक्स आ जाए कंपनी में। पहले ऐसा बिल्कुल ही लग रहा था कि वो नहीं आने वाली, लेकिन अब जो पॉसिबिलिटीज, जो डोर्स है वो ओपन होते
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साशा बैंक्स का WWE में आना रेसलमेनिया से पहले होता है, तो शायद WWE के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे विमेंस डिवीजन को कुछ बेटर तरीके से बुक करने के लिए। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फैंस को पसंद होता है, तो वो है रिटर्न्स। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो शायद वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। मतलब पिछले 5-6 सालों से अगर मैं पहले देखूं तो हाँ ऐसा रहता था कि रिटर्न हो रहा है भाई मस्त मस्त, लेकिन पिछले 5-6 सालों में ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ, मतलब मैं किसी एक शो की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। पहले बहुत ज़्यादा लोडेड रहते थे रिटर्न्स और ऐसी चीज़ें होती थी। तो इसके बारे में बूजर रेसलिंग, जो कि काफ़ी एक्यूरेट सोर्स हैं दीज डेज, जब बात होती है डर्ट शीट्स पर चीज़ें रिपोर्ट करने की, तो उनसे पूछा कि कुछ प्लान्स हैं रॉयल रंबल में सरप्राइज के लिए, तो उन्होंने सिंपली इसका आंसर दिया कि मैं बता के क्यों उस मूवमेंट को खराब करूं। मतलब कि WWE रॉयल रंबल में इस बार चीज़ें अच्छी तरीके से प्लान कर रही है और ट्रिपल एच के हाथ में कंट्रोल है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यस कुछ वैसा हो और जिस चीज़ों को WWE ने होल्ड करके रखा है वो रॉयल रंबल के लिए बचाई जाए। हाँ वैसे पहले की भी जो बुकिंग हो रही थी उसमें भी ट्रिपल एच का हाथ था, लेकिन अभी कह सकते हैं ऐसा लग रहा है ज़्यादा कंट्रोल के साथ अब चीज़ें चल रही हैं। तो रॉयल रंबल इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सरप्राइजेस से भरी होगी। बाकी कुछ मुझे इसके बारे में पता चलेगा क्योंकि आप लोग चाहते ही हो जानना, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सोलो सिकोवा के बारे में बात करते हैं भाई। तो कल वाले जो स्मैकडाउन का प्रोमो था रोमन रेंस का, उसमें आपने देखा होगा कि डेडिकेटेड पूरा एक मूवमेंट दिया गया सोलो सिकोवा को कि यह ट्राइबल एयर, ये होगा नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। और ये चीज़ क्यों बोली जा रही है मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ इसलिए बोली जा रही है क्योंकि WWE पूरी तरीके से लग चुकी है सोलो सिकोवा को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे सेगमेंट अगर रोमन रेंस और पॉल हेमन की चीज़ों में आ रहे हैं तो एवं ही नहीं होते, उन चीज़ों का मतलब होता है। तो WWE खुद ओवर करना चाहती है सोलो सिकोवा को ताकि वो आने वाले मूवमेंट के लिए उनको प्रिपेयर कर सके। और ये बात भी आपको शायद अच्छे से पता ही होगी कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा ये मैच होना इनएविटेबल है, ये मैच होगा ही होगा। ये मैच के लिए आगे WWE इवन जो स्टोरी है उसी लिए इस हिसाब से उसको चलाती भी है। तो जब ये होगा तो शायद ये सोलो सिकोवा के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर रहना। और वैसे भी इन जनरल सोलो सिकोवा को WWE अपना फ्यूचर मान के चल रही है और इस बात के हिंट हमको मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है एजे स्टाइल्स से रिलेटेड। तो एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन में आए, बड़ा वियर्ड सा उनका बिहेवियर लगा फैंस को, क्योंकि आए और रोमन रेंस को मारा लेकिन फिर एले नाइट को भी मारा। तो एक्चुअल में एजे स्टाइल्स के साथ चल क्या रहा है, तो देखो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। और वो है एजे स्टाइल्स को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय किसी चीज से, उनको सिर्फ चैंपियनशिप चाहिए रोमन रेंस की, और उसके लिए उनके रास्ते में चाहे कोई भी आ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सिमिलर आप कह सकते हो जो एक ट्विनर वाला होता है ना करेक्ट, ना हील ना फेस, बिल्कुल ऐसे बीच में कि भाई मैं वो चीज करूंगा जो मेरे बेनिफिट के लिए होगी, फिर फर्क नहीं पड़ता मैं अच्छे बंदे के साथ हूं या फिर बुरे बंदे के साथ। कुछ इस एटीट्यूड के साथ एजे स्टाइल्स आए। डेफिनेटली कैरेक्टर में चेंज है, अगर आप कह रहे हो नहीं है तो भाई उनकी फिजिक देखो, उन्होंने जो अपनी कपड़े पहने हुए थे थीम के वो भी डिफरेंट थे। तो यस इस बार एजे स्टाइल्स थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर और मसाला लेके आने वाले हैं ऑन द टेबल फॉर WWE यूनिवर्स। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइस ये एक स्पॉइलर है, और स्पॉइलर ये है कि WWE रोमन रेंस का रॉयल रंबल में एक सिंगल्स मैच करवाने वाली है, और ये कोई मल्टी पर्सन मैच की तरफ लीड नहीं कर रहा जैसा हमको स्टोरी में देख के पता चल रहा है। तो फिर है क्या सीन ये है कि एले नाइट, एजे स्टाइल्स एंड रैंडी ओर्टन कंपीट करेंगे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, और इस ट्रिपल थ्रेट मैच का जो विनर होगा वो फेस करेगा रॉयल रंबल में रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये एक स्पॉइलर का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं ज़्यादा स्पॉइलर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि ये मैच आपको डेफिनेटली नियर फ्यूचर में दिखेगा, शायद स्मैकडाउन के उस बड़े एडिशन के लिए जिसके बारे में अभी मैंने इस वीडियो में बात करी। बाकी गाइस रैंडी ओर्टन वाला एपिसोड जरूर जाके सुनना, लिंक पहले ही है डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।